हे एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज का चैप्टर। तो आज का आपका चैप्टर कौन सा है? वायुमंडल में जल। हमें वाटर की मात्रा देखनी है कि वायुमंडल में जल कितना है ना। धरातल पर नहीं बल्कि वायुमंडल में जल देखना है, यानी जल वाष्प की मात्रा देखेंगे आप लोग इसमें। तो देखिए क्या है चैप्टर नंबर 11। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरा हिस्ट्री मैंने आपको एनसीईआरटी का करवाया हुआ है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो हिस्ट्री और इसके बाद साइंस है ना, हिस्ट्री और साइंस, तो सारा कुछ जाके कर लीजिए। हिस्ट्री कर लीजिए, साइंस कर लीजिए। और साइंस के लिए तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये तो करना ही करना है। क्यों? क्योंकि आप देखिए रेलवे से किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, एज इट इज आपको वही क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे जो मैंने टिक करवाए हुए हैं। वो आपको विश्वास नहीं होता है तो आप साइंस की वीडियो में कमेंट जाके देखेंगे तो रेलवे के जो अभी एग्जाम निकले हैं सारे ज्यों के त्यों क्वेश्चन रखे हुए मिले हुए हैं जो मैंने टिक करवाई कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जाकर उसको देख लीजिए, है ना। और क्या करना है, कुछ एमसीक्यू भी करवाए हुए हैं। बाकी जो है हमारा भूगोल वाला सिस्टम जो है आपका, देखिए भूगोल का देखिए आप, भूगोल का क्या है, भूगोल के एमसीक्यू में आपको कराने वाली हूँ 5-6 दिन के अंदर अंदर। पूरी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। और इसके अलावा पेट एग्जाम आपका लगा हुआ है और हर 6 महीने में होता है। तो पेट के लिए हम लोग प्लान बना रहे हैं। 5-6 दिन में आपका हो जाएगा प्लान। और इसके अलावा मैं आपको पोस्टर शेयर कर दूंगी। और कुछ नहीं करवाना है आपको, जो है थ्योरी नहीं करवानी है। क्या करना है, पेट में जो उसमें सिलेबस में टॉपिक बाई टॉपिक दिए हुए हैं, तो उस टॉपिक के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी एमसीक्यू लाइव बैठ के, जिससे आपके पास क्या होगा, कलेक्शन हो जाएगा। कलेक्शन होने के बाद जब आप पैट का एग्जाम देने जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आराम से आप पैट का एग्जाम दीजिए, सारा क्वेश्चन आपका एक एक उसमें से आ जाएगा, है ना। तो मैं आपको पोस्टर शेयर कर दूंगी, देख लेना वो आप लोग के किस तरीके से आपका टाइम टेबल रहेगा। और इसके अलावा देखिए क्या करना है, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे, मन करे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे, अच्छा लगे तो, है ना। और टेलीग्राम पे तो आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम पे आप लोगों को करना ही करना है, क्योंकि इसका जो सारा कुछ भूगोल का पीडीएफ या किसी भी चीज़ का आपको पीडीएफ चाहिए वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। और इंस्टाग्राम पर ऐसा है कि कोई बात है, जैसे मान लीजिए टेलीग्राम से आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैसेज कहीं नहीं कर पाएंगे, है ना, इंस्टाग्राम के अलावा। इसलिए सब जगह फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप लोग क्या है, टेलीग्राम पे आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, और फेसबुक को कर लीजिए फॉलो करना है तो। और तीनों जगह जो है आपको चैनल का ही लोगो मिलेगा, यानी आपको कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तीनों जो हैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया हुआ है, लेकिन आप डायरेक्ट अगर सर्च करते हैं तो आपका अपना स्टडी अड्डा डालेंगे। और टेलीग्राम में आप लोगों को क्या करना है, आपका अपना स्टडी अड्डा चैनल नाम से डालना, तो आ जाएगा, है ना। चलिए, ये तो हो गया, आपकी इतनी जानकारी हो गई। अब देख लेते हैं आगे। आप पढ़ चुके हैं कि हवा में जल वाष्प मौजूद होती है। इसको थोड़ा जूम करेंगे पहले, देखिए इसमें क्या होता है। हवा में जल वाष्प मौजूद होती है, आर्द्रता होती है, और जल वाष्प आर्द्रता होती है तभी हमारे पास बारिश होती है। तो इसमें वायुमंडल के आयतन में 0 से लेकर आपको 4% तक की भिन्नता पाई जाएगी, यानी 4% से ज़्यादा आपको कहीं भी जल वाष्प वायुमंडल में नहीं मिलेगा। मौसम की परिघटना में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जल वायुमंडल में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, गैस, द्रव तथा ठोस के रूप में। जैसे अगर बात करें, गैस, द्रव और ठोस के रूप में पाया जाएगा आपको। वायुमंडल में आर्द्रता जलाशयों से वाष्पीकृत तथा पौधों में वाष्प उत्सर्जन से प्राप्त होती है। आर्द्रता कहाँ से प्राप्त होती है, या तो देखिए जहाँ पानी है वो पानी धूप ऊप निकलेगी तो उसका वाष्पीकरण हो जाता है, एक तो एक चीज हो गई। और दूसरी चीज, पौधों में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, उसके कारण जो है जल वाष्प आपके वायु में पहुंचेंगे। इस प्रकार वायुमंडल महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान होता रहता है। वाष्पीकरण और वाष्प उत्सर्जन, संघनन एवं वर्षा की प्रक्रिया के द्वारा। वाष्पीकरण और वाष्प उत्सर्जन में जल जो है वाष्प बन जाएगा। संघनन में क्या होता है, वाष्प जो है जल बन जाती है, यानी जो भाप होती है वो ऊपर की साइड जाएगी और ठंडी होगी। ठंडी होते ही क्या होती है, बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और जैसे ही बूंदों के रूप में कन्वर्ट होती है तो बारिश करना स्टार्ट कर देती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। और संघनन के बाद क्या होता है, बारिश, जो बूंदें बन गई वो बारिश होती है। तो ये पूरी अपनी प्रक्रिया चलती रहती है इस तरीके की। चलिए आगे। हवा में मौजूद जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। आर्द्रता किसे कहते हैं, तो जो जल वाष्प
हवा में पाए जाते हैं, उसी की मात्रा जितनी होती है उसको आर्द्रता कहते हैं। मात्रात्मक दृष्टि से इसे विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। कैसी आर्द्रता कहेंगे? निरपेक्ष आर्द्रता। यह हवा के प्रति इकाई आयतन में जल वाष्प का वजन है। क्या हो रहा है इसको देखिए, वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की मात्रा, जल वाष्प की जितनी मात्रा जितनी है वास्तविक मात्रा, उसको क्या कहेंगे? निरपेक्ष आर्द्रता। इस चीज को याद रखिएगा। यह हवा के प्रति इकाई आयतन में जल वाष्प का वजन है। यानी एक मान लीजिए एक क्षेत्र है, उसमें कितनी वायु है, उस वायु में कितनी मात्रा में आर्द्रता है, इसको कहेंगे निरपेक्ष आर्द्रता। एवं इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। तब आयतन देखिए निकालेंगे तो घन में ही रहेगा। हवा द्वारा जल वाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर करती है और निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग होती है। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी चीज को हम गर्म करते हैं तो वो क्या करती है? फैलती है ना। अब ये आप लोगों को क्या करना है, जैसे नमक नहीं, शक्कर और पानी का घोल बनाते जाओ आप लोग, तो उसमें शक्कर डालते जाइए और उसमें फिर ठंडा है पानी, अब आपको वो क्या लगने लगेगा? गाढ़ा गाढ़ा सा, ठीक है। और जब आप उसको गर्म करेंगे तो उसमें और ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आप उसमें और शक्कर घोल सकते हैं आराम से। तो वही बता रखा है कि हवा द्वारा जल वाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर करती है। मतलब जहाँ पे जैसा टेम्परेचर होगा उस तरीके की वायु में आर्द्रता ग्रहण की जाएगी। निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग स्थानों में टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। और आर्द्रता कितनी है वायु में, ये टेम्परेचर पर ही निर्भर करता है। दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के परसेंटेज को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है? मान लीजिए कोई 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तापमान वहां का, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु कितनी आर्द्रता ग्रहण कर सकती है? ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल पूरी फुल भर जाए टाइप की। आ रही बात समझो? फुल हो जाए एकदम। अब इससे ज्यादा तो आर्द्रता नहीं जा सकती। किसी डिब्बे में जब आप सामान भरेंगे, कुछ भरेंगे, भरते जाइए जब तक वो फुल ना हो जाए। जब वो फुल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से भर जाएगा। यानी अब उसमें जो है क्षमता नहीं रह जाएगी कि वो और चीजें ग्रहण कर सके। वही चीज है कि वायु में इतनी आर्द्रता चली जाए कि वो फिर ग्रहण ना कर सके। तो दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के परसेंटेज को क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता, है ना। पूरी तरीके से क्षमता होगी उसको कहेंगे सापेक्ष आर्द्रता। और जितनी उसमें नॉर्मली पाई जाएगी, मतलब क्षमता से मतलब नहीं है, तो उसको कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। दोनों याद रखिएगा। अब हवा में नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, बदलेगा, उस तरीके से आर्द्रता का उतार चढ़ाव होता रहेगा। तथा सापेक्ष आर्द्रता भी प्रभावित होती है। यह महासागरों के ऊपर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। इस चीज को याद रखिएगा। एक निश्चित तापमान पर जल वाष्प से पूरी सतह पूरी हवा को संतृप्त कहा जाता है। संतृप्त मीन्स होता है संतुष्टि। और जब पूरी तरीके से आर्द्रता भर जाए, हवा एकदम संतृप्त हो जाए, तो वो कहलाती है संतृप्त की स्थिति। एक निश्चित तापमान पर जल वाष्प की पूरी तरह पूरित हो जाना। आई बात समझ में? जैसे मतलब एक निश्चित तापमान है, मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब उसमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड में कितनी आर्द्रता हवा में चली जाएगी? बिल्कुल पूरी फिक्स भर जाएगी, तो उसको कहते हैं संतृप्त। यानी वो चीज क्या है? संतुष्टि हो गई अपने आप में, कि इससे ज्यादा तो हम ले ही नहीं सकते किसी चीज को। आ रही बात समझ में? तो उसी को कहते हैं संतृप्त। मतलब संतृप्त हो गई चीज, संतुष्टि हो गई उसे। इसका मतलब यह है कि हवा इस स्थिति में दिए गए तापमान पर और अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने में सक्षम नहीं रहता है। असंतृप्त होगा तब तो वो क्या है? सक्षम रहेगा। संतृप्त हो जाएगा फिर सक्षम नहीं रहता है। हवा के दिए गए प्रतिदर्श यानी सैंपल में जिस तापमान पर संतृप्ति आ जाती है उस बिंदु को उषांक बिंदु कहते हैं। आई बात समझे? एक सैंपल है हवा का, उसमें हम आर्द्रता डाले जा रहे हैं। अब उसमें स्थिति क्या बन गई कि उसकी संतृप्तता आ गई कि अब इससे ज़्यादा हवा नहीं, मतलब हवा आर्द्रता ग्रहण नहीं कर सकती है। तो वो जो बिंदु आएगा
संतृप्ति का, उसको कहते हैं उषांक। याद रखिएगा, एग्जाम में सीधा पूछता है। बाष्पीकरण तथा संघनन, इसको समझिएगा, इंपोर्टेंट है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा बाष्पीकरण तथा संघनन के कारण क्रमशः घटती बढ़ती रहती है। बाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। बाष्पीकरण यानी वाष्प बनना, ये तो आपको मतलब इसके नाम से ही जो है, नाम से इसकी परिभाषा पता चलती है कि बाष्पीकरण यानी वाष्प बनना, जल का वाष्प बनना। और नॉर्मली हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने कपड़े छत पे डाले, धूप लगी, कपड़े सूख गए, पानी फैल गया फर्श पे, थोड़ी देर बाद क्या होता है, सूख जाता है। पोछा लगाएंगे, थोड़ी देर बाद पोछा सूख जाता है। तो ये चीज़ तो हम लोग आए दिन देखते हैं। तो इस चीज़ की तो हमें जानकारी रहती है कि ये बाष्पीकरण है, ठीक है। तो बाष्पीकरण का क्या होता है, द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाना। बाष्पीकरण का मुख्य कारण टेम्परेचर है। टेम्परेचर बदलता है तो ही आपका बाष्पीकरण होता है। जिस टेम्परेचर पर जल बाष्पीकृत होना शुरू होता है उसे बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। दिखती नहीं है, कैसी होती है, दिखती नहीं है वो ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा होती है। दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने एवं धारण करने की क्षमता टेम्परेचर में वृद्धि के कारण बढ़ती है। क्या होता है, दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने एवं धारण करने की क्षमता टेम्परेचर में वृद्धि के कारण बढ़ती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर्द्रता धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। उसी प्रकार यदि आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने तथा धारण करने की क्षमता होती है। क्या होता है, मान लीजिए वायुमंडल है, ठीक है, और वायुमंडल में आर्द्रता कम है, समझिएगा इसको ध्यान से, आर्द्रता वायुमंडल में कम है, तो जब आप कपड़े सूखने डालेंगे, जब आप पोछा लगाएंगे, जब पानी फैल जाएगा तो वो तेजी से सूखता है। गर्मियों में क्यों तेजी से सूखता है, क्योंकि हवा उसको जल्दी सोख लेती है। क्यों, क्योंकि आर्द्रता कम है तो जल्दी चाहती है कि मैं इसको खींच लूं। और चौमासे में यही चीज नहीं रहती है, सर्दियों और बारिश के दिनों में क्यों नहीं रहती है, क्योंकि उसमें आर्द्रता पहले से ही ऑटोमेटिक होती है। मतलब एक चीज देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको दूं, कोई मान लीजिए पिज्जा रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, पिज्जा, आपका पेट फुल है, ठीक है, मतलब है जगह 1-2 पीस खाने की, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है कि आप मतलब बहुत ही ज़्यादा भूखे हों। तो क्या होगा, आप उतने ज़्यादा पिज्ज़ा की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। और आप टोटली भूखे हैं, आपको गोलगप्पे दिख जाए, पिज्ज़ा बर्गर ये सब चीज़ें दिख जाएँ, तो आपको एकदम से लगेगा खाना है इसको, बहुत तेज टाइप से अंदर से आएगा कि खाना है इसको। आ रही बात समझ में, यानी पहले से चीज़ें अगर आपके पास थी, यानी खाना आपके पेट में पहले से था, तो आप किसी दूसरे खाने की तरफ तेजी से आकर्षित नहीं होंगे। लेकिन आपका पेट खाली है तो जब आपको खाना दिखेगा तो आप उसकी साइड भागेंगे। तो वही स्थिति है कि हवा में नमी को अवशोषित करने तथा धारण करने की क्षमता होती है। जब गर्मियों में बात करें तो हवा का पेट खाली है, ठीक है, तो वो आर्द्रता को खींचेगी अपनी तरफ, आर्द्रता की तरफ भागेगी कि इसको पकड़ो 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 टाइप से, ठीक है। और यही बात अगर आप बात करें सर्दियों में, या फिर आप बात करेंगे बारिश के दिनों में, तो इन दिनों स्थिति ऐसी रहती है कि वायु का जो पेट है खाने वाला या आर्द्रता ग्रहण करने वाला, वो भरा हुआ है, तो उतनी आकर्षण नहीं होती है। इसलिए तो आपके जो कपड़े वपड़े हैं जल्दी नहीं सूखते हैं, पानी कहीं फैल जाए घंटों गीला डला रहता है। आगे बात समझ में क्लियर हो गई होगी, फिर भी कुछ क्लियर ना हो तो कमेंट करना। हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा हटा देती है। संतृप्त परत को क्या करती है, असंतृप्ति बना देती है। इस प्रकार हवा की गति जितनी तीव्र होगी बाष्पीकरण उतना ही तीव्र होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पोछा ओछा लगाएंगे तो पंखा चला देते हैं, यानी वहाँ पे हवा आ जाएगी, हवा के कारण क्या होगा, जल्दी से सूख जाता है पोछा। जल वाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। जैसे जैसे हवा जो है ऊपर की साइड उठती है, ऊपर की साइड उठने पर टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने पर जो जल वाष्प है वो बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और वो जो बूंदों के रूप में परिवर्तित हुआ है जल वाष्प, हवा से, है ना, हवा से क्या हुआ, ठोस में बदला, ठोस में नहीं द्रव में बदला, ठीक है। द्रव में बदलते ही इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहते हैं संघनन। संघनन को इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ऊष्मा का ह्रास ही संघनन का कारण है। देखिए गुप्त ऊष्मा जो थी उसमें, वो गुप्त ऊष्मा पहले ऊष्मा के कारण बाष्पीकरण होगा, तो जल वाष्प में ऊष्मा एकत्रित हो गई, इकट्ठी हो गई, और जैसे ही वो ऊष्मा हट जाती है तो वही चीज बता रखा है कि वो संघनन की प्रक्रिया हो जाती है। ऊष्मा का ह्रास, ऊष्मा की हानि ही संघनन का कारण होता है। जब आर्द्र हवा ठंडी होती है
तब उसमें जल वाष्प धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तब अतिरिक्त जल वाष्प द्रव में संघनित हो जाता है और जब यह सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होता है तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कभी कभी क्या होता है सब्लिमेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में, सब्लिमेशन, ठीक है। ऊर्ध्वपातन कैसे होता है? जल वाष्प ऊंचाई पे गया और वो बूंदों के रूप में न परिवर्तित होकर हिम के रूप में वर्षण करा दी उसने, ठीक है, हिम के रूप में वर्षा होगी, यानी वो सीधे जल वाष्प से किस में बदल गया? ठोस में बदल गया, तो उसको क्या करेंगे? कहेंगे ऊर्ध्वपातन। एग्जाम में पूछता है भाई ऊर्ध्वपातन क्या है, संघनन क्या है, सारी चीजें पूछता है। आपको संघनन का कंडेंसेशन लिखा मिल जाएगा, ऊर्ध्वपातन का आपको सब्लिमेशन लिखा मिल जाएगा सीधा सीधा। स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है। जब इन छोटे छोटे कणों को इन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं? संघनन केंद्रक कहा जाता है। खासकर धूल, धुआं तथा महासागरों के नमक के कण अच्छे केंद्रक होते हैं क्योंकि वे पानी को अवशोषित करते हैं। संघनन उस अवस्था में भी होता है जब आर्द्र हवा कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आता है। अब इसका एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको सबसे अच्छा। इसमें क्या होता है, जब आपने देखा होगा पानी की बोतल आप निकाल के रखेंगे, आप उसको पूरा आल टोटल पोंछ दीजिए, ठीक है, फिर भी पानी के चारों तरफ क्या होगा? बोतल के चारों तरफ क्या होगा? गीली हो जाएगी। अब हम लोग बचपन में क्या सोचते थे अंदर का पानी बाहर आ रहा है, लेकिन नहीं, ये तो आपकी बिल्कुल गलत बात है। इसमें क्या होता है कि उसमें वो होता है ठंडा, बोतल होता है ठंडा, तो उसके आसपास जो गर्म पानी होता है उसको खींचता है और उसमें जो जलवाष्प होते हैं, गर्म हवा जो होती है उसको खींच लेता है और उस गर्म हवा में जो जलवाष्प होते हैं उसको अपने ऊपर बूंदों के रूप में केंद्रित हो जाता है। तो यह है आपका संघनन का एग्जाम्पल, है ना। तथा यह उस समय भी हो सकता है जब तापमान उषांक के नजदीक हो, टेम्परेचर संतृप्तता हो गई हो उसमें टेम्परेचर में, तो उषांक बिंदु के नजदीक हो। इस प्रकार संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करता है। इस प्रकार संघनन क्या होता है? ठंडे होने की मात्रा और हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है। संघनन हवा के आयतन, तापमान, दाब तथा आर्द्रता से प्रभावित होता है। संघनन में कौन कौन सी चीज लगेंगी? एक तो आयतन, दूसरे टेम्परेचर, एक दाब, ठीक है, प्रेशराइज करने से आपने देखा होगा जब गैस सिलेंडर की अगर आप बात करें तो सिलेंडर के ऊपर जब आप उंगली लगाएंगे उसको प्रेशराइज करेंगे तो जो एलपीजी उसमें भरा रहता है वो आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ पानी पानी हाथ में आ गया हो। तो वो क्या है कि वो द्रव में बदल जाता है प्रेशर देने पर, है ना। संघनन तब होता है, कब होता है? वायु का आयतन नियत हो तथा तापमान उषांक तक गिर जाए, वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाएं, बाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जल वाष्प प्रविष्ट हो जाएं, फिर भी हवा के तापमान में कमी संघनन के लिए एक अच्छी अवस्था है। चलिए देखें आगे। संघनन के बाद वायुमंडल की जल वाष्प आर्द्रता निम्नलिखित में से एक रूप में परिवर्तित हो जाती है। किस रूप में? या तो ओस के रूप में परिवर्तित होती है, ओस आपने देखी होगी बढ़िया सी, कोहरा कितना सुंदर दृश्य लगता है, मतलब कोहरा आ जाए ना कुछ नहीं दिखेगा, भूतों जैसे खड़े, मतलब मजा ही आ जाता है उसका। तुषार और इसके अलावा बादल बनते हैं, है ना। स्थिति एवं तापमान के आधार पर संघनन के प्रकारों को वर्गीकृत किया जा सकता है। संघनन तब होता है जब उषांक जमाव बिंदु से नीचे होता है। संघनन कब होगा? जब उषांक जमाव बिंदु से नीचे होगा, और तब भी संभव होता है जब उषांक जमाव बिंदु के ऊपर होता है। चलिए देखें आगे। अब इसमें ओस, बादल, तुषार सब दिए गए हैं, कैसे बनते हैं देखिए, सब दिया गया है, बढ़िया से चैप्टर है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओस देखिए, ओस कैसे बनती है। जब आर्द्रता, ओस को समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है। ओस कितनी, मतलब सर्दियों में हमने देखी है ओस कितनी, मतलब इतने सुंदर लगती है वो जगह, इतना दृश्य सीन एकदम बिल्कुल गजब का लगता है। उसमें आप फोटो वोटो खींचेंगे ना तो बैकग्राउंड एकदम मस्त आता है ना। तो बता रखा है कि कैसे बनती है। जब आर्द्रता क्या होती है धरातल के ऊपर, जब आर्द्रता नीचे धरातल के ऊपर यानी जहां हम लोग रहते हैं छुमंडल में, ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित होकर, संघनन केंद्रकों पर संघनित हुई है और आके फिर ठोस वस्तु पर गिरेगी, या तो पत्थर पर रखी हुई मिलेगी, घास पे कितनी सुंदर लगती है, पौधों पर मिलेगी, पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में मिलती है। तो जो पानी की बूंदें आप सर्दियों में देखते हैं पेड़ पौधों पे, पत्थरों पे, कहीं पे, तो उसको कहते हैं ओस। तब इसे ओस के नाम से जाना जाता है। अब दूसरी चीज देखिए, इसके बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं साफ आकाश होना चाहिए, शांत हवा होनी चाहिए, उच्च सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए,
ठंडी एवं लंबी रातें होनी चाहिए। ओस के बनने के लिए यह आवश्यक है कि ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर हो। इस चीज़ को याद रखिएगा कि ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर होना चाहिए, तभी ओस बनती है, पर ना ओस नहीं बनेगी। तुषार, तुषार को देखिए, तुषार ठंडी सतहों पर बनता है जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे हो। तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला जाए, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जमाव बिंदु, और इससे नीचे चला जाए तो बनता है तुषार। अर्थात ओसांक जमाव बिंदु पर या उसके नीचे हो। इसमें क्या था, इस चीज को देखिए, जमाव बिंदु से ऊपर था ओसांक, इन दोनों बातों को देखना। ओस में जमाव बिंदु से ऊपर था, तुषार में क्या था, जमाव बिंदु पर या उससे नीचे। अतिरिक्त नमी पानी की बूंदों की बजाय छोटे छोटे बर्फ के रबों के रूप में जम जाती है। अभी ओस में पानी की बूंदें थीं, वो तुषार में क्या है, तुषार में क्या होता है, छोटे छोटे बर्फ के रूप में जम जाती है। उजले तुषार के बनने से सबसे उपयुक्त अवस्था ओस के बनने की अवस्था के समान है। केवल हवा का तापमान, सारी अवस्था वैसी ही हैं, केवल हवा का तापमान जमाव बिंदु या उससे नीचे होना चाहिए। उसमें ज़्यादा था, इसमें कम था ओसांक बिंदु। कोहरा तथा कुहासा, इसको देखिए, जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी हुई वायु सन्निहित अचानक नीचे की ओर गिरती है, तब छोटे छोटे धूल के कणों के रूप में संघनन की प्रक्रिया हो जाती है, इसलिए कोहरा एवं बादल बनता है। आगे बात समझ में, जिसका आधार सतह पर या सतह के बहुत नज़दीक होता है, जहां हम रह रहे हैं इसके बहुत नज़दीक होता है। कोहरा तथा कुहासा के कारण दृश्यता कम से शून्य तक हो जाती है। आपने देखा होगा, कुछ नहीं दिखाई देता है। नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता के कारण केंद्रकों की मात्रा भी अधिक होती है। मतलब जहाँ आप देखेंगे धुआं वगैरह औद्योगिक क्षेत्र में दिख जाएगा, वहाँ पर कोहरा और तेजी से होता है। धुआं की, आप कोहरे की बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो पॉल्यूशन से आप क्या करेंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं होता है, और बहुत ज़्यादा धुआं है तो वहाँ पर कोहरा बहुत घना वाला कोहरा होता है, कुछ नहीं दिखता है। ऐसी स्थिति में जिसमें कोहरा तथा धुआं सम्मिलित रूप से होता है उसको धूम्र कोहरा कहते हैं। अगली बात समझ में, उसको क्या कहेंगे, धूम्र कोहरा। कुहासे तथा कोहरे में केवल इतना अंतर होता है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है। कुहासे में क्या होता है, कोहरे में कम नमी होती है। कोहरे में धुआं मिक्स होगा, कुहासे में ज़्यादा नमी होती है। और कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है। क्यों पाया जाता है कुहासा पहाड़ों पर अधिक, क्योंकि देखिए जैसे ही आप ऊंचाई की साइड जाएंगे तो क्या होता है, टेम्परेचर गिरने लगता है, ठंडक रहती है, तो नमी वहाँ पे आपको ज़्यादा मिल जाएगी, है ना, नमी ज़्यादा मिल जाएगी। तो ये पहाड़ों पर पाया जाता है, याद रखिएगा। कोहरा कहीं भी मिल जाएगा आपको, समतल मैदान में कहीं भी, लेकिन कुहासा पहाड़ों पर मिलता है अधिकतर, क्योंकि ऊपर उठती हुई बर्फ हवा ढाल पर ठंडी सतह के संपर्क में आ जाती है। यही चीज़ मैंने बताई है। कोहरे कुहासे की अपेक्षा अधिक शुष्क होते हैं। कोहरे कैसे होते हैं, शुष्क यानी सूखे होते हैं, तथा जहाँ गर्म हवा की धारा ठंडी हवा के संपर्क में आती है वहाँ ये प्रबल होते हैं। कोहरे छोटे बादल होते हैं जिसमें धूल कण, धुएं के कण तथा नमक के कण होते हैं। केंद्रकों के चारों ओर संघनन की क्रिया होती है। यानी ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, तुषार, ओस, या फिर आप बात करें कुहासा, कोहरा, ये सारी संघनन की ही क्रिया हैं। बस इसमें टेम्परेचर का अंतर है, चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। इसको देखिए, बादल, ये हो गया आपका, क्या हुआ था अभी, कोहरा कुहासा। बादल को देख लीजिए। बादल पानी की छोटी बूंदें या बर्फ के छोटे रवां की सन्नति पर होता है, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जल वाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। चूंकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसलिए विभिन्न आकारों के होते हैं। इनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में परिवर्तित किया गया है। देखिए कौन कौन से बादल बताए गए हैं। पक्षाभ बादल, पक्षाभ मेघ, कपासी मेघ, स्तरी और वर्षा मेघ। तो वर्षा तो बारिश कराने वाले, कपासी कपास वाले, स्तरी यानी स्तर दर स्तर। अब पक्षाभ, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। देखिए पक्षाभ मेघ, पक्षाभ मेघों का निर्माण कहाँ होता है, इस चीज को याद रखिएगा। 8000 से 12000 यानी 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं, हमें पंख के समान हमें लगते हैं, हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। कभी आपने ऊंचाई की साइड देखा हो तो देखने को मिल जाते हैं मेघ, इसलिए इनको पक्षाभ कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है बादल कैसे दिखते हैं, पंख की तरह। कपासी मेघ, कपासी मेघ रुई के समान दिखते हैं, देखा होगा आपने, रुई जैसे बादल लगते हैं। ये प्रायः 400 से 700 मीटर की ऊंचाई पर, 4 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको मिल जाएंगे। और वो कहाँ मिल रहे थे, 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसकी स्थिति को। ये तिरछे
तिरछे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं, चपटे आधार वाले होते हैं। कैसे होते हैं? चपटे दिखाई देंगे आपको। स्तरी मेघ देखिए, स्तरी मेघ कैसा है? नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें परतदार मेघ होंगे, जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। वर्षा मेघ देखिए, वर्षा मेघ काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? काले गहरे स्लेटी रंग के होते हैं बरसात वाले। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी की सतह के काफी नजदीक होते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं। आपने देखा होगा कि जब बादल हो जाते हैं, तो सूरज जो है क्या होता है? सूरज नहीं दिखता है, छुप जाता है। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपारदर्शी होते हैं सूर्य की किरणों के लिए। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। वर्षा मेघ मोटे जल बाष्प की आकृति विहीन सन्नति होती है। मतलब आप कहें कि इनकी आकृति कैसी होती है तो नहीं बता पाएंगे। ये 4 मूल रूप से बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों में निर्माण करते हैं। क्या क्या? ऊंचे बादल पक्षाभ, पक्षाभ स्तरी, पक्षाभ कपासी। मध्य ऊंचाई के बादल क्या रहेंगे? स्तरी मध्य तथा कपासी मध्य हो जाएंगे। कम ऊंचाई में बादल कौन से रहेंगे? तो स्तरी कपासी, स्तरी वर्षा मेघ बनेंगे, कपासी वर्षा मेघ बनेंगे। चलिए इसको देखिए आगे। वर्षण देखिए कितना रह गया आपका चैप्टर, ज़्यादा नहीं बचा है, एक ही पार्ट में हो जाएगा। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए वर्षा। स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में मदद करती है, और जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है तब ये पृथ्वी की सतह पर गिरने लगते हैं। हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के, जैसे मान लीजिए क्या हो रहा है कि बूंदों के रूप में परिवर्तित हुआ, तो भारी है तो नीचे जो पृथ्वी है उसका गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे की साइड खींचेगा। नॉर्मल बात है ना कि खींचेगा, तो खींच लिया। इसके बाद क्या होगा? तो हवा उसको रोकती है। अब हवा का प्रतिरोध, जो हवा प्रतिरोध कर रही है गुरुत्वाकर्षण का, उसके पार हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होती है कि हवा उसको रोकने में असफल हो जाती है तो पृथ्वी की सतह पर बूंदें गिरने लगती हैं। इसीलिए जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहेंगे। यह द्रव्य ठोस अवस्था में होता है। वर्षण आपका देखिए ठोस अवस्था में हिम बारिश होने लगती है कभी कभार। ठोस अवस्था में ओले तो देखे होंगे आपने, ठीक है ना। अभी आपने उस ट्रेंडिंग वीडियो चल रही है अले ओले ओले ओ वाले ओले ओले तो देखे होंगे। देखिए वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहा जाता है, ठीक है। और जब ये क्या करता है हिम के रूप में होगा तो उसको क्या कहेंगे? हिमपात। आगे बात समझ में। जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तब वर्षण हिमतूलों के रूप में होता है, इसे हिमपात कहते हैं। हाँ, नमी षटकोणीय रबों के रूप में निर्मुक्त होती है। षटकोणीय मतलब 6 कोणों की नमी रहती है, मतलब 6 कोण रहते हैं जो रबा आता है। ये रबे हिमतुलों का निर्माण करते हैं। वर्षा तथा हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार सहिम वृष्टि तथा कर्कापात है। देखिए यद्यपि कर्कापात काफी सीमित मात्रा में होता है एवं समय तथा क्षेत्र की दृष्टि से यदा कदा ही होता है, कभी कभार। यदा कदा मीन्स होता है कभी कभार। देखिए सहिम वृष्टि जमी हुई वर्षा की बूंदें हैं या पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी हुई बूंदें हैं। फिर से समझिए इसको। सहिम वृष्टि किसको कहेंगे? जमी हुई वर्षा की बूंदों को, या फिर पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी हुई बूंदों को। जमाव बिंदु के तापमान के, जब पानी जमने लगे तो उसको कहते हैं जमाव बिंदु, ठीक है। जमाव बिंदु के टेम्परेचर के साथ जब वायु की एक परत सतह के नजदीक आधे जमे हुए परत पर गिरती है तब सहिम वृष्टि होती है। वर्षा की बूंदों को गर्म हवा से, वर्षा की बूंदें जो हैं गर्म हवा से निकलती हैं तथा नीचे की ओर ठंडी हवा में मिलती हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे ठोस हो जाती हैं तथा सतह पर वर्षा की बूंदों से भी छोटे आकार के बर्फ के रूप में गिरती हैं। ये हो गया आपका। कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंचते हैं, जैसे ओला पत्थर कहते हैं। अभी तो देख लिया हमने अले ओले ओले ओ वाला, है ना। ये वर्षा के जल से बनती हैं जो कि ठंडी परतों से होकर गुजरती हैं। ओला पत्थर एक के ऊपर एक बर्फ की कई संकेंद्रीय परतों वाले होते हैं।
बहुत बढ़िया लगते हैं पत्थर, इतने इतने छोटे छोटे हैं, देखेंगे आपने ऐसे रहते हैं। चलिए देखिए वर्षा के प्रकार क्या होते हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्षा के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को 3 प्रमुख भागों प्रकारों में बांटा गया है। एक तो आपकी संवहनीय वर्षा बोली जाती है, एक आपकी पर्वतीय वर्षा और एक होती है आपकी चक्रवातीय वर्षा, या इसको फ्रंटल कहते हैं चक्रवातीय को। संवहनीय देखिए इंपॉर्टेंट है, हवा गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। जैसे ही हवा गई ऊपर उठी, वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचने के बाद यह फैलती है, फैल जाएगी तथा तापमान के कम होने से ठंडी हो जाती है। परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया होती है तथा कपासी मेघों का निर्माण होता है। 1 मिनट देखिए, ऊपर की साइड गई हवा, जा रही हवा ऊपर की साइड, ठीक है, ऊपर की साइड हवा जा रही है, 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 यहाँ पे ऊपर पहुंची, फैली, एक्सपेंड हुई, ठीक है, फैल चुकी है और फैलने के बाद बूंदों के रूप में नीचे गिरना स्टार्ट हो चुका है। अब इस प्रकार की प्रक्रिया होगी, यहाँ पे ना तो बात पहाड़ी की गई है ना किसी चीज़ की, ठीक है। अब इस प्रकार की प्रक्रिया बनेगी तो इसको कहते हैं हम संवहनीय वर्षा। चलिए देखिए आगे, तथा तापमान के कम होने के कारण ठंडी हो जाती है, परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया होती है तथा कपासी मेघों का निर्माण होता है। गरज तथा बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगती है, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों में या दिन के गर्म समय में प्रायः होती है। यह विषुवतीय क्षेत्र तथा खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में होती है। उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में, जैसे अभी आप बात करेंगे यूपीएमपी की, तो यहाँ पे आपको संवहनीय वर्षा ही मिलेगी, है ना। पर्वतीय क्षेत्र देखिए, पर्वतीय वर्षा, सॉरी क्षेत्र नहीं वर्षा, पर्वतीय यानी पर्वतों वाले क्षेत्रों में रहेगी। जब संतृप्त वायु की सन्नति पर्वतीय ढाल पर आती है, जैसे ही ये रही पर्वत, ये रही इसकी ढलान, इस पर ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया हवा ने, तब यह ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है। हवा ऊपर की साइड चढ़ रही है पर्वत पर, तथा जैसे ही ऊपर की ओर उठती है या फैलती है तापमान गिर जाता है और क्या होता है, संघनन की क्रिया हो जाती है। इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण होता है पवन अभिमुख ढाल, और पवन अभिमुख ढालें होती हैं एक दूसरे की, पवन अभिमुख ढाल हैं, एक दूसरे की ढाल है ना। देखिए कि पवन अभिमुख ढाल पर सबसे अधिक वर्षा होती है। इस भाग में वर्षा होने के बाद ये हवाएं दूसरे ढाल पर पहुंचती हैं, ये नीचे की ओर उतरती हैं तथा उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है तथा उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। एवं इसी प्रकार प्रतिपवन यानी उल्टी दूसरी वाली ढाल, है ना, ढाल सूखे तथा वर्षा विहीन रह जाते हैं। फिर से समझिएगा इसको, इसमें क्या बताया गया है, ये रही, ठीक है। अब इसमें हवा यहाँ पे इस प्रकार से चढ़ रही है, ठीक है, यहाँ पर चढ़ी तो यहाँ पे बारिश कराएगी, ऊपर तक चढ़ी ठंडी होगी बारिश कराएगी। कुछ हवा क्या करेगी, इस साइड आएगी, ढलान से ये नीचे उतरेगी, नीचे उतरने लगती है तो नीचे उतरते उतरते ये हवा हो जाती है गर्म टेम्परेचर के साथ, तो क्या होता है, बारिश नहीं कराती है, थोड़ी बहुत बारिश कराएगी और ठंडी हो जाएगी तो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है ना, और क्षमता बढ़ जाएगी और गर्म हो जाएगी तो क्या होता है, बारिश ना करा के गर्म हवा हो जाती है, और गर्म हवा हो जाती है तो इसमें स्थिति क्या आती है कि इस साइड तो बारिश है और इसके पवन अभिमुख ढाल पर बारिश नहीं है बल्कि सूखा पड़ा हुआ है, ये स्थिति बन जाती है, ठीक है। सूखे तथा वर्षा विहीन होते हैं प्रतिपवन ढाल या पवन अभिमुख ढाल, एक ही चीज़ है। प्रतिपवन यानी दूसरा ढाल, प्रतिपवन भाग में स्थित क्षेत्र जिसमें कम बारिश होती है उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, यानी उसमें छाया पड़ गई तो इसके नाम 3-4 दे दिए, वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाएगा, या पर्वतीय वर्षा या स्थलकृत वर्षा के नाम से भी इसको कहते हैं। स्थलकृत इसलिए कि पर्वत ही क्षेत्र में ही होगी। इसके बाद देखिए क्या है, इधर पे देखिए क्या है, चक्रवाती वर्षा या फ्रंटल वर्षा। आप पहले ही पुस्तक में पढ़ चुके हैं कि बही रूष्ण कटिबंधीय चक्रवातों या चक्रवाती वर्षा का अध्ययन कर चुके हैं, अतः चक्रवाती वर्षा समझने के लिए अध्याय 10 को देखें, इसको देख चुके हैं हम लोग। वर्षा, संसार में वर्षा का वितरण किस प्रकार से, देखिए एक साल में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा विभिन्न विभिन्न होती है तथा यह अलग अलग मौसमों में भी होती है। तो अगर आप मान लीजिए जैसलमेर चले जाएगी, इधर के राजस्थान के जैसलमेर जाएंगे और मान लीजिए आप इधर पे मौसिन राम, मेघालय के मौसिन राम, चिरापुंजी जाएंगे तो यहाँ पे सेम है क्या बारिश का मौसम, या फिर सेम बारिश होती है। मौसिन राम में तो दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र माना जाता है, एग्जाम में आता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र कौन सा माना जाता है, तो मेघालय का मौसिन राम, पहले चिरापुंजी था, अब थोड़ा चेंज हुआ तो मौसिन राम हो गया। तो बारिश अलग अलग स्थान के हिसाब से उसकी मात्रा अलग अलग रहती है। सामान्य तौर पर जब हम विषुवत व्रत से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती। क्यों, देखिए विषुवत व्रत पर जब हम रहते हैं सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं, और जब सूर्य की किरणें
पूरी तरीके से सीधी पड़ेंगी तो स्थिति क्या होती है कि जल वाष्प ज़्यादा होगा, और जल वाष्प जब ज़्यादा होगा तो वायु में आर्द्रता ज़्यादा होगी, और आर्द्रता ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होगी। मौसम गर्म रहेगा सूर्य की किरणों के कारण, है ना, लेकिन बारिश होगी। जैसे आप बात करते हैं जून जुलाई अगस्त की, तो गर्मी तो रहती है बहुत, लेकिन क्या होती है, बारिश भी होती है। क्यों? क्योंकि वायु में आर्द्रता ज़्यादा रहती है। और जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेगा, जैसे जैसे विषुवत वृत्त से हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, और जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेगा, अक्षांश बढ़ने के कारण सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं, और जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी तो क्या होता है, जल वाष्प ज़्यादा नहीं बन पाते हैं, बाष्पीकरण ज़्यादा नहीं होता है। जब बाष्पीकरण ज़्यादा नहीं होता है तो आर्द्रता कम होती है, और आर्द्रता कम होती है तो बारिश की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अगर आपसे कोई पूछे बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो आप विषुवत वृत्त आराम से बता सकते हैं। विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा वर्षा अधिक होती है। क्यों होती है? अभी आप मुंबई चले जाइए, केरल चले जाइए, तमिलनाडु तटीय क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल साइड, तो बारिश ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि समुद्र के कारण आर्द्रता वहाँ की बढ़ जाती है, और जैसे ही वो स्थल क्षेत्र से टकराती है हवा या आर्द्रता, तो वहाँ बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है प्रेशर के कारण। विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है, क्योंकि महासागरों से जल वाष्प अधिक हो जाता है, और जब जल वाष्प अधिक होगा तो वहीं की वायु में आर्द्रता ज़्यादा होगी, उसी के कारण बारिश हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है, कहाँ कम। विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा ये हो गया आपका, क्योंकि वहाँ पानी के स्रोतों की अधिकता के कारण बाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है। लगातार बाष्पीकरण होता है, समुद्र पर सीधी किरणें पड़ेंगी सूर्य की तो बाष्पीकरण होगा। विषुवत वृत्त से 35 से 40 उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूर्वी तट पर बहुत अधिक बारिश होती है, तथा पश्चिम की तरफ यह घटती जाती है। लेकिन विषुवत वृत्त से 45 से 65 उत्तरी दक्षिण के बीच पछुआ पवनों के कारण पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर बारिश होती है, तथा यह पूर्व की तरफ घट जाती है। तो ये इसके कारण होता है, देखिए पछुआ पवनें, पूर्वा पवनें चलेंगी, पछुआ पवनें चलेंगी, तरह तरह की पवनें चलती हैं, तो ये हवा को खींच ली जाती हैं, अपने साथ खींच ले जाती हैं। जिस साइड चलेंगी बारिश उस साइड होगी, क्या पता उड़ा ही ले जाए बादल पूरा हवाओं को, है ना। जहां भी पहाड़ तट के समांतर होता है वहां वर्षा की मात्रा पवन विमुख तटीय मैदान में अधिक होती है। तटीय मैदान में एक साइड देखना, मुंबई का एग्जाम्पल देखिए, महाराष्ट्र का, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक का एग्जाम्पल देखिए। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, यहाँ पे आपका इस प्रकार से पश्चिमी घाट फैला हुआ है, पश्चिम के पहाड़ पूरे फैले हुए हैं, और जब यहाँ से इस प्रकार से हवाएं आती हैं तो ये क्या करता है, पहाड़ इनको रोक लेता है, अवरोध बनता है। और जब अवरोध बनता है तो इसमें स्थिति क्या रहती है, इस साइड तो बारिश दम से रहती है, मुंबई, गोवा और कर्नाटक में, लेकिन अगर आप इसके पवन विमुख ढाल पर देखें तो यहाँ पे बारिश नहीं मिलेगी आपको, हवाओं को पूरा रोक लेता है, इस प्रकार से रहता है। और दूसरी बात इन लोगों ने क्या बताया, यहाँ पे जहाँ भी पहाड़ तट के समांतर हो वहाँ बारिश की मात्रा पवन विमुख तटीय मैदान में अधिक होती है, एवं यह प्रतिपवन दिशा तरफ घटती जाती है। एक साइड तो हो जाएगा, और जब इसकी दूसरी तरफ की बात करेंगे तो वहाँ पर सूखा टाइप को मिलेगा आपको। वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा के आधार पर विश्व की मुख्य वर्षण प्रवृत्ति को निम्नलिखित रूपों से पहचाना जा सकता है। विषुवतीय पट्टी जो मैंने बताया हुआ है, विषुवतीय पट्टी 0 डिग्री पे जाएंगे, पृथ्वी की 0 डिग्री, ये 5 ये हो गई आपकी विषुवतीय पट्टी, 5 उत्तर 5 दक्षिण 0, ये हो गई आपकी विषुवतीय पट्टी। शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारों के पास के पर्वतों के वायु की ढाल पर तथा मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में वर्षा बहुत अधिक होती है, जो प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में प्रतिवर्ष कम से कम 100 से 200 के आसपास, ये 200 से ऊपर रहती है, 100 से 200 के बीच में रहती है। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के केंद्रीय भाग तथा शीतोष्ण क्षेत्र के पूर्वी एवं भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा कैसी रहती है, तो 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। और अगर आप अरावली जो कि कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में, ठीक है, तो इसका पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, अरावली की अगर आप पश्चिमी भाग में बात करें तो इतनी भी नहीं होती है ना, इससे भी कम रहती है। महाद्वीपों के भीतर भाग के वृष्टि छाया क्षेत्रों में पड़ने वाले भाग तथा वृष्टि छाया मतलब जहाँ पे छाया से मतलब है जहाँ पे बारिश ना हो रही हो वाले भाग तथा ऊंचे अक्षांश वाले क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। जैसे मैंने आपको अरावली का पश्चिमी क्षेत्र बताया, वो वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाएगा,
और उसमें 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। वर्षा का मौसमी वितरण, इसकी प्रभाविता को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कुछ क्षेत्र जैसे विषुवतीय पट्टी तथा ठंडे ठंडे समशीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा पूरे वर्ष होती है। चलिए देखिए, विषुवत क्षेत्र में बारिश आपको साल भर मिलेगी। ये हो गया आपका एग्जाम क्वेश्चन कर लीजिएगा। बाकी एमसीक्यू तो मैं आपको कराने वाली हूँ, इसके हो गया चैप्टर। कुछ बड़ी चैप्टर छोटा था लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वर्षा वाली पार्ट में। अगर आप जलवाष्प बारिश आरिश की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए अब मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।